मैं तो बस एक कोने में खड़ा होकर मूत रहा था। तभी कुछ सैनिकों ने मुझे घसीटकर कालकोठरी में डाल दिया और सीधे मौत की सजा सुना दी। वो तो बस किस्मत खराब थी कि राजकुमारी किंगफेंग ने मुझे मूतते हुए देख लिया था। इसी बात पर राजा को इतना तगड़ा गुस्सा आया कि उसने मुझे जेल में ठूंस दिया और सरहद पर देश निकाला देने का हुक्म सुना दिया। जब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका था और सुसाइड करने की सोच रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। भाई साहब, मेरा किलिंग गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। फंडा सिंपल था, मैं जितने ज्यादा लोग मारूंगा उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी तो मैं बस एक कैदी था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अब मैं लेवल अप करने के लिए दुश्मन कहाँ से ढूंढूं? इससे पहले कि मैं कोई जुगाड़ सोच पाता, जेलर ने सेल का दरवाजा खोला और एक खूंखार से दिखने वाले कैदी को अंदर ले आया। वो कैदी अंदर आते ही मुझे देखकर सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैं वहां से हटने ही वाला था कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तू ही सू चेंग है ना? तूने मुझे कोई और समझ लिया है क्या? अब नाटक क्यों कर रहा है? तू चाहे राख भी बन जाए, मैं तब भी तुझे पहचान लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने राजकुमारी किंगफेंग पर नजर डाली, बड़ा जिगरा है तेरा। ये सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बंदे को मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो मेरे ही पीछे आया था। तुझे ठिकाने लगाने के लिए किसी ने मोटी रकम दी है। अगली जिंदगी में संभल कर रहियो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उस बंदे ने दर्जनों किलो की भारी भरकम बेड़ियां घुमाई और सीधे मेरे माथे पर दे मारी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर वो वार मुझे लग जाता तो भाई मैं तो वही ढेर हो जाता। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुरंत एक तरफ घूमा। मेरी बॉडी ने खुद ब खुद रिएक्ट किया और मैं उस हमले से बच गया। वो बेड़ियां दीवार पर इतनी जोर से लगीं कि वहां गड्ढा हो गया। सेल के बाकी कैदी आराम से तमाशा देख रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बचते देख वो बंदा बौखला गया और उसने मुझे एक जोरदार लात मारी। मैं टाइम पर बच नहीं पाया और मेरी छाती पर इतनी जोर से लगी कि पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। अब जब बात जान पर बन आई तो मैंने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, मैं एक पागल की तरह उस पर झपट पड़ा। वो अपनी पोजीशन ले पाता उससे पहले ही मैंने उसे जमीन पर पटक दिया। जब तू मेरी जान लेना ही चाहता है तो ले, पहले मैं ही तुझे यमराज के पास भेजता हूँ। मैंने ठंडी लोहे की बेड़ियों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उस बंदे की आंखें बाहर आने लगी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और मैं पूरी ताकत लगा रहा था। वो मुझे कितना भी मारता रहा, पर मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। मेरे दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, इसका गला घोटना है। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, पर आखिरकार उस बंदे ने छटपटाना बंद कर दिया और वो एकदम शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था और मौत के मुंह से जिंदा बच निकलने के डर और रोमांच से मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने एक दुश्मन को मार गिराया है। 1 किल, एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्ड 0.5। तो भाई, ये थी इस सिस्टम की असली पावर। जब तक कोई मेरे लिए नफरत रखेगा और सिस्टम उसे दुश्मन मानेगा, तब तक उसे मारने पर मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने तुरंत अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और अपने उन पिद्दी से पॉइंट्स को देखा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने वो पूरे 0.5 पॉइंट्स अपनी फिजिक शारीरिक क्षमता में डाल दिए। अगले ही सेकंड मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मेरी जो बची कुची सांसें उखड़ रही थी, वो तुरंत नॉर्मल हो गईं और मैं पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा। मैंने फिर से अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। क्या कड़क चीज है यार। एक को मारो और खुद स्ट्रांग हो जाओ। अगर मैंने कुछ और निपटा दिए तो मैं इस जगह का बेताज बादशाह बनकर घूमूंगा। मैंने सेल में बंद बाकी मौत की सजा पाए कैदियों पर नजर दौड़ाई। मेरी नजरें देखते ही सबकी रूह कांप गई और किसी की मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। पर मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ। शर्म की बात है कि इन लोगों का मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए ये मेरे दुश्मन नहीं हैं। साला ये सारे एक्सपीरियंस पैक्स एक्सपी ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। तभी मुझे कॉरिडोर में जेलर के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने चेहरे से खून पोंछा, दीवार से टेक लगाई और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेलर ने सेल के अंदर झांका, जमीन पर उस बंदे की लाश देखी और बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले कुछ दिन जेल में अजीब सी शांति रही, लेकिन भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। फिजिक बढ़ने की वजह से मेरी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दिन में मिलने वाले 2 उबले हुए बन पाव मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। सीधे शब्दों में कहूं तो उससे कुछ नहीं होने वाला था। मैं रोज भूख से तड़पता, एकदम निढाल हो जाता। कभी कभी तो लगता कि भूख मिटाने के लिए ये चटाई ही चबा जाऊं। भाई साहब, अगर मुझे जल्दी भरपेट खाना नहीं मिला तो मैं सरहद पहुंचने से पहले ही रास्ते में भूख से दम तोड़ दूंगा। अभी मैं भगवान को कोस ही रहा था कि जेलर ने आकर बताया कि हमारे निकलने का टाइम हो गया है। बाकी कैदियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सरहद का रास्ता खतरों से भरा है। लेकिन मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। चलो, फाइनली इस नरक से छुटकारा तो मिला।
सरहद पर जितना ज्यादा रायता फैला होगा उतने ही ज्यादा दुश्मन मिलेंगे, जिन्हें मारकर मैं अपना लेवल भी अप कर पाऊंगा और रास्ते में पेट भी भर सकूंगा। हम एक दर्जन कैदियों को एक मोटी लोहे की चेन से आपस में बांध दिया गया था और मेरी फूटी किस्मत कि मुझे सबसे आगे रखा गया। मेरे पीछे लड़खड़ाते हुए कैदियों की एक लंबी लाइन थी जो भूख के मारे पहले ही बेसुध हो रहे थे। मेरा हर एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पूरी लाइन की स्पीड स्लो हो गई। एस्कॉर्ट टीम का जो लीडर था वो मोटी भौहों और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक खूंखार ऑफिसर था। उसने अपना कोड़ा उठाया और मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया कि मैं कछुए की तरह क्यों रेंग रहा हूँ। अगर ऐसे ही चले तो हम रात होने से पहले पोस्ट स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने अपने दांत भींचे और खुद को आगे धकेला। मैं एक ही बार में करीब 100 ली लगभग 50 किलोमीटर पैदल चल गया। दोपहर के वक्त जाकर हमारी टोली एक जंगल के पास आराम करने के लिए रुकी। पहरेदार सैनिक एक साथ बैठकर सूखे मांस के टुकड़े चबा रहे थे। उसकी बढ़िया खुशबू सीधे मेरी नाक से टकराई। हम कैदी बस लाचार होकर उन्हें देखते रहे और अपना थूक घोंटते रहे। सैनिकों को मजे से खाते देख मैंने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और आंखें बंद करके एक पेड़ के सहारे सुस्ताने लगा। अभी मुझे हल्की सी झपकी आ ही रही थी कि अचानक मुझे जमीन में थोड़ी थरथराहट महसूस हुई। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, घोड़ों के टापों की तेज आवाज बिल्कुल पास आ चुकी थी। हल्की बख्तरबंद पोशाक पहने 5 घुड़सवार बड़ी तेजी से और आक्रामक अंदाज में जंगल के किनारे आ धमके। उनका लीडर एक दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने अपनी तलवार निकाली और हमारी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, यहाँ का इंचार्ज कौन है? सामने आओ और अपनी मौत का तमाशा देखो। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हरगिज सरहद तक जिंदा नहीं पहुंचने देना चाहता। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरी सेल का वो चौकोर चेहरे वाला लड़का भीड़ से बाहर कूदा। उसने सीधा मेरी नाक पर उंगली उठाई और चिल्लाया, यही है वो। मैंने जेल में इसका नाम सुना था। मैंने उस चौकोर चेहरे वाले को घूर कर देखा और मन ही मन उसका नाम नोट कर लिया कि इसे बाद में देखूंगा। वो दाढ़ी वाला आदमी कमनी सी हंसी हंसा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, तो ये डरपोक है। चल फिर, मैं तुझे ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। अपनी बात खत्म करने से पहले ही उसने अपनी बड़ी सी तलवार से मुझ पर जोरदार वार किया। मैं बाकी कैदियों के साथ चेन से बंधा हुआ था, इसलिए भागने या छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने दांत भींचे और अपने हाथों की लोहे की जंजीरें वार रोकने के लिए आगे कर दी। एक तेज खनक की आवाज हुई, पर अच्छी बात यह रही कि मेरी कलाई नहीं टूटी। उल्टा मेरे हाथों की बेड़ियां ही टूट कर गिर गईं। हम दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन मेरा दिमाग उससे तेज चला। जैसे ही वो थोड़ा हिचकिचाया, मैंने तुरंत उसके हाथ से वो बड़ी तलवार छीन ली और एक ऐसा बैकहैंड शॉट मारा कि वो दाढ़ी वाला वही ढेर हो गया। ये नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो बंदा अभी तक हलाल होने वाली बकरी बना हुआ था, वो अचानक शेर बनकर उठेगा और हमलावरों के लीडर को ही निपटा देगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, डिंग, दुश्मन को मारने पर 0.6 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। बिना कोई देरी किए मैंने वो नए पॉइंट्स भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, सहन शक्ति, शारीरिक गठन में प्लस कर दिए। अगले ही पल मेरे शरीर में फिर से एक गर्माहट दौड़ी और कई दिनों के सफर की पूरी थकान एक झटके में गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कभी न खत्म होने वाली ताकत आ गई हो। अब जब मैंने बाकी बचे 4 हमलावरों को देखा, तो वो मुझे कोई खतरा नहीं लगे। वो तो मुझे साक्षात चलते फिरते एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी नजर आ रहे थे। जाहिर है, अपने लीडर की मौत के बाद भी वो मुझसे डरे नहीं थे। अगले ही पल वो अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैं भी दहाड़ा और पीछे हटने के बजाय अपनी तलवार लहराते हुए उनसे भिड़ गया। 4 के खिलाफ अकेला लड़ते हुए भी मैं रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ रहा था, बल्कि मेरा जोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उन चारों हमलावरों के हाथ सुन्न होने लगे थे और उनकी बाहें कांप रही थी। क्यों बे, खाना नहीं खाया क्या? तुम्हें क्या लगता है इस थकी हुई ताकत से तुम मुझे मार दोगे? मैंने तलवार चलाते हुए उन्हें ताना मारा। उनमें से एक बंदा गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने एक बहुत बड़ी गलती डिफेंस छोड़ दिया कर दी। मैंने पलक झपकते ही मौके का फायदा उठाया और तलवार के एक ही वार से उसे जमीन पर सुला दिया। लेकिन इस बार मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन नहीं सुनाई दिया। इसका मतलब वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। जैसे ही मैं उसका काम तमाम करने वाला था, तभी मेरे पीछे की झाड़ियों से अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी बाहर निकल आई। उनका लीडर वही मोटी भौहों वाला ऑफिसर था। उसने चिल्लाकर कहा, कौन चोर उचक्का है जो सैनिकों पर हाथ उठाने की जुर्रत कर रहा है? ये देखकर बाकी बचे 3 हमलावर समझ गए कि अब पासा पलट चुका है और वो दुम दबाकर घने जंगल की तरफ भाग निकले। मैंने मन ही मन इन सैनिकों को खूब गालियां दी। साले एकदम गलत टाइम पर टपक पड़े। मेरे सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स डराकर भगा दिए।
खैर, मैंने फुर्ती से जमीन पर पड़े उस अधमरे बंदे पर एक आखिरी और तगड़ा वार किया और उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये जो 0.2 पॉइंट मिला है, इसे इमरजेंसी के लिए बचा कर रखता हूँ। तुमने जो किया उसकी यही सजा थी। अगर वो नहीं मरता तो मेरी जान चली जाती। तुम्हें किस बात का सबूत चाहिए? कौन है वो लोग? सरकारी अफसर? मैं खुद भी उलझन में हूँ। क्यों ना तुम खुद नीचे जाकर उनसे पूछ लो। उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा, लेकिन आखिरकार उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस अपने आदमियों से कहकर मेरी हथकड़ियां बदलकर नया जोड़ा लगवा दिया। असल में वो छिपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। शायद वो भी हैरान था कि जो मौत की सजा पाया कैदी कई दिनों से भूखा है, उसके अंदर एक ट्रेंड शिकारी हमलावर से लोहा लेने की इतनी ताकत कहां से आ गई। उस रात हमें रास्ते की एक सराय ढाबे वाले इन के अस्थाई सेल में बंद कर दिया गया। सारे कैदी थककर चूर हो चुके थे। बिल्कुल कुत्तों जैसी हालत थी सबकी, सिवाय मेरे। मैं एकदम एनर्जी से फुल था। बाकी सब डर के मारे मुझसे दूरी बनाकर बैठे थे, खासकर वो चौकोर चेहरे वाला लड़का जिसने चिल्लाकर मेरी पहचान बताई थी। वो इतना डरा हुआ था कि उसने सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं की। साला इस खौफ में था कि कहीं उसका भंडाफोड़ न हो जाए। जब सराय के वेटर ने हमारे लिए उबले हुए बन पाव लाकर रखे तो बाकी कैदियों के चेहरे खिल गए। बस वही चौकोर चेहरे वाला अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं उसे टकटकी लगाए घूर रहा था और उसे भी पता था कि मेरी नज़र उसी पर है। अगर उसने जल्दी से खाना नहीं उठाया तो मैं सारा का सारा खुद ही लपेट लूंगा। जब सराय के मालिक ने टोक कर कहा तो वो चौकोर चेहरे वाला भूख के मारे मजबूर होकर बाजरे की रोटी उठाने के लिए बढ़ा। तभी मैं भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साक्षात मौत का डर दिख रहा था। तू बहुत आगे बढ़ रहा है। जब तूने मेरे साथ गद्दारी की थी तब तू ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था क्या? मैंने अपनी हथकड़ियां घुमाई और पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारी। वो चौकोर चेहरे वाला चीख चीख कर सराय के मालिक से मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन मालिक ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और बिना पीछे मुड़े चुपचाप निकल गया। वो चौकोर चेहरे वाला लड़का उसी पल पूरी तरह निराश हो गया। उसकी आंखों का खौफ धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा। उसने सोच लिया कि जब मरना ही है तो क्यों ना हाथ पैर मारकर मरा जाए। वो जैसे ही आगे झपटा, मैंने उसे एक ही बार में नीचे पटक दिया। वो कैदी दूर जाकर गिरा। 1 किल रजिस्टर हो गया। इनाम में मिले 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। अब बचे हुए एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0.3 थे, सिर्फ 0.1 पॉइंट मिले। खैर, उस रात आगे कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह सराय का मालिक टाइम पर खाना लेकर आ गया। अजीब बात यह थी कि इस बार किसी की भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं हुई। सारे कैदी बड़ी उम्मीदों से मुझे ही ताक रहे थे। तभी एक मौत की सजा पाया कैदी रीढ़ की हड्डी झुकाकर और चमचागिरी वाली हंसी हंसते हुए मेरे पास आया। हुजूर, पहले आप शुरू करो। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर तंज कसते हुए बोला, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम भी भूखे मरोगे। अगर कोई हमें जिगरा दे भी दे तब भी हमारी खाने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने ज्यादा नौटंकी नहीं की और सीधे 2 बन उठाए और उन्हें फटाफट गपागप खा गया। तभी वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर चेकिंग के लिए वहां आया और उसकी नजर सीधे जमीन पर पड़ी उस चौकोर चेहरे वाले की लाश पर गई। ये किसने किया? सेल के अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस मैं अकेला मजे से खा रहा था। उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने मेरी तरफ नीचे देखते हुए पूछा, अरे भाई, ये कैसे मरा? मैं तो घोड़े बेचकर सो रहा था, मुझे क्या पता। तो फिर तेरी हथकड़ियों पर ये खून कैसे आया, जरा ये समझाएगा? मैंने ऊपर देखा और सच में हथकड़ियों पर खून के ताजे धब्बे लगे हुए थे। और ये तो बिल्कुल नई हथकड़ियां थीं जो कल ही बदली गई थीं। एक पल के लिए तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये खून के दाग कहाँ से आए। ये वाकई अजीब था। साला, मेरी हथकड़ियों पर खून आया कैसे? साहब, क्या आप इन्हें बदलकर नई दे सकते हैं? मैंने मन ही मन सोचा, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और सीधे सीधे सच बताओ, तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? हम सब यहाँ अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। रास्ते में कैदियों का मरना तो आम बात है। क्या पता किसी दिन मैं भी उनमें से एक बन जाऊं। क्यों साहब? वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर मुझे बड़ी गौर से घूर रहा था, जैसे मेरे चेहरे से कोई सच उगलवाना चाहता हो। मुझे उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने बस एक ठंडी हुंकार भरी, कुछ नहीं कहा और मुड़कर चला गया। इस तरह हमारा ग्रुप फिर से सरहद के सफर पर निकल पड़ा। कल वाला बूस्ट खत्म हो चुका था और पेट में खाना भी बहुत कम था, जिसकी वजह से मेरे कदम अब काफी भारी होने लगे थे। अगर मैं सबसे आगे होकर स्लो चलूंगा तो पूरी की पूरी लाइन ही स्लो हो जाएगी। घोड़े पर बैठे उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी पैर बढ़ा, कल वाली हेकड़ी कहाँ गायब हो गई तेरी? मैंने अपने होंठ भींचे, अपने गुस्से को अंदर ही दबाया और अपनी स्पीड बढ़ाई। जैसा कि कहते हैं, जिसका खाए टिकड़ा उसका गाए गीत। जब किसी के नीचे दबे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है। जब सूरज बिल्कुल सिर पर आ गया तो हमारी टोली एक छोटी सी नदी के पास आराम करने रुकी। सारे कैदी निढाल होकर जमीन पर ढेर हो गए। मैं बस अपने पैरों की मालिश करने के लिए बैठा ही था कि उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने एक पानी की बाल्टी मेरे सीने से टिका दी। जा, पानी लेकर आ, सबको प्यास लगी है। साहब,
आप इस हालत में काम कैसे करवा सकते हो? इसके बंधन खोलो। ऑफिसर के हुक्म देते ही सैनिक तुरंत आगे बढ़े और मेरी जंजीरें खोल दी, लेकिन उसने खास तौर पर 2 बंदे मेरे पीछे लगा दिए, ताकि वो मुझ पर कड़ी नजर रख सके, कहीं मैं कोई चालाकी न कर बैठूं। मैं बाल्टी उठाकर नदी के किनारे चला गया। मैं जैसे ही पानी लेकर वापस आया, वो मौत की सजा पाए कैदी भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर झपट पड़े और पानी छीनने की कोशिश करने लगे। अभी मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। जा नदी से कुछ मछलियां पकड़कर ला। तुझे दिख नहीं रहा कि भाई लोग भूखे हैं? सॉरी बॉस, अगर खानी है तो खुद जाकर पकड़ लो। तेरी इतनी हिम्मत की तू हुक्म टाल रहा है। माहौल में तुरंत बर्फ जम गई, सन्नाटा छा गया। उस ऑफिसर का हाथ उसकी तलवार की मूंठ पर टिक गया था। मैं भी पीछे नहीं हटा और उसे वैसी ही खूंखार नजरों से घूरने लगा। पहले पानी लाओ, फिर मछली पकड़ो। क्या बाद में मुझे तुम्हारे तलवे भी चाटने पड़ेंगे? तुम लोग आग जलाओ और मुझे खाना खिलाओ। मैं एक मौत की सजा पाया कैदी हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। बात अब आर पार की होने ही वाली थी। तभी हमारी सेल का एक कुबड़ निकला हुआ बूढ़ा आदमी चमचागिरी वाले एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास आया। हुजूर, मुझे मछली पकड़नी आती है, मैं इसके साथ जाता हूँ। नदी के रास्ते पर जाते हुए चलो चलो। वो हंसा और मेरे पास आया। ओ हीरो, बाद में मेरा टैलेंट देखना। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हे, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम असली मर्द हो। ये सफर बहुत खतरनाक है भाई, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अपने गांव में मैं भी कोई मामूली चीज नहीं था। लोग मुझे लहरों का उस्ताद कहते थे। तुम्हारा नाम झांग है और मेरा नाम गौ। चलो बढ़िया है। भाई साहब, उम्मीद से बढ़कर निकला वो बूढ़ा। सच में उसके पास कमाल का टैलेंट था। पैरों में बेड़ियां होने के बावजूद वो पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई मछली हो। कुछ ही देर में उसने कई बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लीं। जब हम वापस किनारे आए, उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने जमीन पर पड़ी मछलियों को बिना आंखें उठाए देखा और बोला, इन्हें काटो और भूनो। उसने आगे कहा, मुझे अपनी बात 2 बार दोहराना पसंद नहीं है। मैंने तो बनाई भी नहीं है। ये साला साफ तौर पर मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस उसे पलटकर जवाब देने ही वाला था कि उस कुबड़ वाले बूढ़े ने बीच में आकर मामला शांत कराया। साहब, उसने कहा, मुझे पता है इसे कैसे भूनना है। बस मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। उस ऑफिसर ने मुझे एक ठंडी नजर से देखा, अपने आदमी से कहकर कुबड़ वाले की तरफ नमक की एक छोटी थैली फिकवाई और मुड़कर चला गया। मैं वहीं जमीन पर धप से बैठ गया और सोचने लगा कि साले से अपना बदला तो मैं जल्दी या देर से लेकर ही रहूंगा। वो कुबड़ वाला बूढ़ा बड़ी सफाई से मछली को साफ करके भून रहा था और साथ ही साथ मुझसे फुसफुसाकर बोला, दिल पर मत लो हुजूर, सरकारी सिस्टम से तुम नहीं लड़ सकते, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वैसे तुम्हें लहरों का उस्ताद क्यों कहते हैं? अच्छा होता कि तुम अपना नाम बदलकर छुपा रुस्तम कछुआ रख लेते, वो भी बुरा नाम नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम अवाक, निष्पद रह गया। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा बंदा देखा था जो खुद ही कमीना दब्बू बनने को तैयार था। उस कुबड़ वाले ने फटाफट मछली भूनी और चमचागिरी वाले चेहरे के साथ सैनिकों को दे आया। फिर चुपके से वापस आकर उसने मुझे आधा बन पाव थमा दिया। ये आज सुबह का है, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। क्या फायदा इस सब का? भाई, मैं तो बस तुम्हारी छत्र छाया प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। मैं तो बस सरहद तक जिंदा पहुंचना चाहता हूं, ताकि वहां जाकर और मछलियां पकड़ सकूं। कुछ जंगली कबीले वाले भले ही जनरल बन जाएं, पर एक सन की बंदे का जनरल बनने का ख्वाब देखना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना है। वैसे मैंने उसका हौसला नहीं तोड़ा। इस कमबख्त जगह पर अगर थोड़ी सी भी उम्मीद बची हो तो वो हमेशा अच्छी ही होती है। इसके बाद के दिन तो बिल्कुल नर्क जैसे थे। दिन भर मैं बस लगातार चलता रहता था और रात को सैनिक मुझसे गुलामी करवाते थे, इधर उधर के काम दौड़ाते थे। मुझे इतनी तगड़ी भूख लगती कि मेरी आंखें तक चमकने लगती थी। मैं बस चुराए हुए बाजरे के टुकड़ों पर किसी तरह अपनी जान अटकाए बैठा था। मैंने अपने वो एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचाकर रखे हुए थे जिन्हें मैंने अभी तक यूज नहीं किया था। वही तो मेरा इकलौता इक्का ट्रम्प कार्ड थे। 10वें दिन उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने अचानक मुझे अकेले अपने कमरे में बुलाया। मेज पर एकदम गर्मा-गर्म मसालेदार बीफ रखा हुआ था। उसकी कमाल की खुशबू सूंघते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। उसने ठीक मेरे सामने उसका एक टुकड़ा चबाया और फिर उसे जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे किसी कुत्ते को डाल रहा हो। मुझे भूख लगी है, पर मैं किसी की खैरात नहीं खाऊंगा। वो मजे से हंसा। हा हा हा, ओ मौत की सजा पाए कैदी, तू किस बात की हिकड़ी दिखा रहा है? अगर तूने फिर से कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की तो मेरे पास तुझसे निपटने के 1000 तरीके हैं, बस तू देखता जा। तभी हमारी टोली में कुछ और नए ग्रुप शामिल हो गए और उस पहले से ही खचाखच भरे सेल में 50 से ज्यादा लोगों को और ठूंस दिया गया। मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मुझे लगा जैसे मेरी बॉडी का एक एक पुर्जा अलग हो जाएगा। मैं बस अभी बैठा ही था कि उस कुबड़ वाले बूढ़े टावर डेमन ने 2 उबले हुए बन निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। मैं उन्हें पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि एक गंदे से हाथ ने उन्हें बीच में ही झपट लिया।
वो एक काना, एक आंख वाला आदमी था जिसने ठीक मेरे सामने वो बन चबाए और खाकर बिल्कुल चौड़ में आकर कमीनी हंसी हंसने लगा। चलो बढ़िया है, इसे अपनी तरफ से अपने दादा का टैक्स समझो। मेरे कुबड़ वाले साथी ने उन्हें वापस छीनने की कोशिश की, पर उस काने ने उससे लात मारकर दूर गिरा दिया। मैं इन सैनिकों की दादागिरी तो बर्दाश्त कर लूंगा, पर साले ओ चूतिए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सिर पर चढ़ेगा? अब क्या ताक रहा है? मैंने दर्जनों लोगों की जानें ली हैं, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत बड़ा तोप है, ओ कातिल? गुस्से में बौखलाकर उस काने ने सीधे मेरे मुंह पर घूंसा तान दिया। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने सीधे उसके घूंसे से अपना घूंसा टकराया और अपना हाथ घुमा दिया। सेल में एक तेज हड्डी टूटने की चटक की आवाज गूंज उठी। उस काने का हाथ एकदम ढीला पड़ गया, उसका पूरा हाथ किसी काम का नहीं रहा। इसी हाथ से तूने दर्जनों लोग मारे थे ना साले, तू खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। मैं फुर्ती से एक तरफ हटा और सीधे उसके हाथ के निचले हिस्से पर एक तगड़ा शॉट मारा। एक और तेज चटक की आवाज हुई और उसका हाथ दो टुकड़ों में टूट गया। वो काना डॉन जमीन पर ढेर हो गया और खौफ के मारे पीछे खिसकने लगा। उसकी कुछ देर पहले वाली पूरी हेकड़ी हवा हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। मेरी नजरें एकदम खूंखार थी जब मैंने उसे घूरा। तो ये है वो कातिल जिसके हाथों पर दर्जनों लोगों का खून है? साले की हड्डियां तो बड़ी कमजोर निकली, मैंने मन ही मन सोचा। दोनों हाथ टूट जाने के उस असहनीय दर्द से काने का चेहरा बुरी तरह मरोड़ खा रहा था। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के लोहे की वो छोटी रॉड उठाई और उसे अपने हाथ में तौलने लगा। मेरी नजरें उसके पूरे शरीर पर घूम रही थीं, जैसे मैं चोट मारने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रहा हूं। वो काना पूरी तरह टूट गया और रोने लगा। हुजूर, मैंने ये सब झूठ बोला था, मैं कोई कातिल वातिल नहीं हूं। वो दर्जनों लोगों को मारने वाली कहानी भी एकदम फर्जी है। कसम से, ये सच है। मैं तो बस एक कसाई का चेला हूं जो सूअर काटता था। मुझसे गलती से मेरे उस्ताद को छुरा लग गया था और वो मर गए, इसी चक्कर में मैं यहाँ अंदर हूँ। सच में मेरी किसी को मारने की औकात नहीं है। अब तूने ये जानबूझकर किया था या गलती से, ये चेक करने का मेरे पास एक तरीका है। सुन, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो फंडा सिंपल है। सीधे नीचे यमराज के पास जा और खुद अपने उस्ताद से पूछ ले। वो काना एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर गुस्से में दहाड़ा। तू मेरे मजे ले रहा है? इस जेल में सड़कर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसके बाद सेल में फिर से सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें मेरे लिए पूरी तरह बदल चुकी थीं। ये एक पागल इंसान का खौफ था। उस कुबड़ वाले बूढ़े के चेहरे पर भी साफ डर और अजीब से मिक्स एक्सप्रेशन दिख रहे थे। उसने मुझे कभी इतना बेरहम होते नहीं देखा था। मैं वापस कोने में जाकर बैठ गया और आराम से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने ज्यादा कर दिया? बॉस, एक को निपटाओगे तो बाकी 100 सीधे रहेंगे, फिर किसी की हमारे मुंह लगने की हिम्मत नहीं होगी। पर असलियत ये थी कि मैं बस उसे मारना चाहता था। मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था। वो कुबड़ वाला बूढ़ा चुप रहा। सिर्फ मैं जानता था कि असली बात क्या थी। अंदर जो गुस्सा बहुत टाइम से दबा रखा था, उसे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए था। मैंने अपने एट्रीब्यूट पैनल पर नजर डाली। कॉन्स्टिट्यूशन 2.3 था और बचे हुए अलॉट करने वाले पॉइंट्स 0.3 थे। ये 0.1 पॉइंट भले ही छोटा था, पर इसने आखिरकार मुझे अपना गुस्सा शांत करने का मौका दे दिया था। अगली सुबह वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर सेल की चेकिंग के लिए आया। वो जैसे ही अंदर घुसा, उसने देखा कि वो काना आदमी मर चुका है। उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशन एकदम गंभीर हो गए, पर उसने कुछ कहा नहीं, यहाँ तक कि नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा और सीधे सबको निकलने का ऑर्डर दे दिया। पूरी टोली चुपचाप मार्च कर रही थी। इस वक्त किसी की भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं थी। भले ही मुझे भूख लग रही थी, पर सिस्टम के बूस्ट की वजह से मैं काफी तेज चल पा रहा था। दोपहर के वक्त हमारी टोली एक पहाड़ी घाटी में आराम करने के लिए रुकी। वहां पहाड़ पर जंगली नाशपाती पेड़ फलों से लदे हुए थे। भले ही वो पूरी तरह पके नहीं थे, पर उन हरी नाशपाती की कच्ची सी खुशबू ने सबकी भूख चमका दी थी। वो देखने में ही कितने रसीले और ताजे लग रहे थे। किसी ने हिम्मत जुटाई और जाकर उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर से पूछ लिया। उम्मीद के उलट उस चलते फिरते जल्लाद ने हाँ में सिर हिला दिया। परमिशन मिलते ही वो मौत की सजा पाए कैदी पागलों की तरह आगे झपटे। कोई फल तोड़ रहा था तो कोई सीधे मुंह में ठूस रहा था। देखते ही देखते मेरे और उस कुबड़ वाले बूढ़े को छोड़कर बाकी सब पहाड़ पर चढ़ चुके थे। ये देखकर वो कुबड़ वाला बूढ़ा बड़ा बेचैन हो रहा था। बॉस, उस साले को देखो, आधा खा रहा है और आधा फेंक रहा है, कितनी बर्बादी कर रहा है, वो चिल्लाया। जाना है तो तू भी जा ना साले कमीने, उस नाशपाती का पीछा छोड़। उस पहाड़ी रास्ते पर अब सिर्फ मैं और वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर ही बचे थे। हमारी आंखें आपस में टकराईं और ऐसा लगा जैसे हवा वही थम गई हो। आखिरकार वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। कल रात उस बंदे को तूने ही मारा था, यही तेरा असली सच है। उसने मेरा बाजरे का टुकड़ा चुराया था, ये सब फालतू की बकवास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पंगा ले?
तू तो पैदा ही मारने के लिए हुआ है, बिल्कुल सही, हा हा हा, जब तुझे मारने का इतना ही शौक है, तो मैं तुझे हर हाल में सरहद तक जिंदा पहुंचाकर रहूंगा, सबको मार डालो, अपनी बात साफ साफ कहो, टाइगर माइट कैंप ही तेरी कब्रगाह बनेगा। टाइगर माइट कैंप? साला ये टाइगर माइट कैंप कौन सी जगह है? मैं अभी अपने दिमाग में टाइगर माइट कैंप के बारे में याद करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस मोटी भौहों वाले ने पहाड़ की तरफ एक तेज सीटी बजाई। इसके तुरंत बाद पहाड़ पर चढ़े सैनिक और कैदी नीचे उतरने लगे। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने देश निकाला टीम को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वो कैदी नाशपाती खाकर अब काफी हल्का महसूस कर रहे थे और आराम से चल रहे थे। वो कुबड़ वाला बूढ़ा डकार मारता हुआ मेरे पास आया। सॉरी बॉस, मैं आपके लिए नाशपाती नहीं ला पाया। ओ पुराने चावल उस्ताद, क्या आपने कभी नारुतो या उस नर्क जैसी जगह का नाम सुना है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? भाई वो मौत की सजा पाए कैदियों के लिए साक्षात नर्क का महल है। जो भी वहां जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। तुम्हें कैसे पता कि मैं उत्तरी बीहड़ नॉर्दर्न वाइल्डरनेस से भागकर आया हूँ? वहां का जो कमांडर है उसे लोग माउंटेन टाइगर कहते हैं। वो मौत की सजा पाए कैदियों को चारे तोप का गोला की तरह यूज करता है। वहां मरने वालों का रेट सबसे ज्यादा है, पर वो उत्तरी बीहड़ के लोगों को मारता भी सबसे ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक नंबर का साइको है। ये सुनते ही कुबड़ वाले बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने थूक घोंटा और उसकी आवाज कांपने लगी। वो दुआ कर रहा था कि मुझे वहां न भेजा जाए, पर उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सुनने में तो बड़ा कड़क लग रहा है, साला मेरे लिए ही बनी है वो जगह। मैं सीरियस हूँ, क्या मैं वहां खुलेआम लोगों को मार पाऊंगा, खासकर उन उत्तरी बीहड़ के लोगों को? वो ऑफिसर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं। मेरी आंखों में वो पागलपन देखकर वो एकदम खामोश हो गया, क्योंकि एक कातिल के लिए वो जगह सचमुच जन्नत थी। घोड़े पर बैठा वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर मुझे ठंडी नजरों से देखने लगा। मेरे चेहरे पर एक अलग ही उम्मीद वाले एक्सप्रेशन थे और मेरे होंठों पर एक कड़क मुस्कान थी। साले को मेरी किस्मत का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। बेटा, एक बार टाइगर माइट कैंप में पैर रख ले, फिर रोने के दिन भी आएंगे तेरे। 1 महीने के बाद हमारी टोली आखिरकार उत्तरी सरहद नॉर्दर्न फ्रंटियर के किनारे पहुंच गई। वहां की ठंडी हवा के साथ खून की जो सड़न वाली बदबू आ रही थी वो सीधे हमारे मुंह पर लगी। वो साक्षात जंग के मैदान की बदबू थी। हम जितना ज्यादा उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे उतने ही ज्यादा लाशों के ढेर दिख रहे थे। वहां शाही सैनिक भी थे, उत्तरी बीहड़ के जंगली बारबेरियन भी थे और कुछ लोग हमारे जैसे मौत की सजा पाए कैदियों के कपड़ों में भी थे। उन बदकिस्मत कैदियों में से ज्यादातर के सिर कटे हुए थे। खौफ के मारे बाकी कैदियों की ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साले इस डर में थे कि कहीं ये उनका अपना आने वाला कल तो नहीं। वो बेचारे कुबड़ झुकाए एकदम खामोश हो गए थे। कुछ दिनों बाद एक मिलिट्री कैंप के सामने सैनिकों ने उसके बंधन जंजीरें खोल दिए। उसके चेहरे पर एक ऐसी मजबूरी वाली हंसी थी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम निढाल हो गया, बिना पीछे मुड़े भारी कदमों से कैंप के अंदर चला गया। उसकी पीठ देखना ही शायद आखिरी अलविदा था। बाकी जो बचे हो मेरे पीछे आओ टाइगर माइट कैंप की तरफ। अब हमारे ग्रुप में सिर्फ 10 लोग बचे थे। उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने अपने घोड़े से इशारा किया। बाकी कैदी मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मेरे मजे ले रहे हों, मानो मैं तो पहले ही मर चुका हूं। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पीछे चल दिया। रास्ते में उस ऑफिसर ने मेरी तरफ एक थैली फेंकी। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें मसालेदार बीफ था। इसे अपनी अगली जिंदगी के लिए बचा कर रख। मैंने तंज कसा और उसे बिना हाथ लगाए वापस उसकी तरफ फेंक दिया। उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने वो बीफ वापस रख लिया। उसकी आंखों में अब और ज्यादा खून सवार हो चुका था। तो ये आखिरी टेस्ट था। अगर मैं इसे खा लेता तो शायद मुझे किसी नॉर्मल कैंप में भेज दिया जाता, पर अब जब मैं जा ही रहा हूं तो मैं सिर्फ टाइगर माइट कैंप में मरने के लिए ही जा सकता हूं। बढ़िया है, यही तो चाहिए था। उस रात उस ऑफिसर ने मेरे हाथ पैर एकदम कसकर बांध दिए और खुद घोड़े बेचकर सो गया। आधी रात को अचानक घोड़ों के टापों की तेज आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी फिजिक शारीरिक क्षमता डबल होने की वजह से मेरे सेंस किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा तेज हो चुके थे। हिलना मत, ये उत्तरी बीहड़ के घुड़सवार है। मेरे बंधन खोलो, नहीं तो हम सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जंजीरें खनकेंगी और हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। उस ऑफिसर ने मुझे दबोचते हुए नीचे दबा दिया। हम दोनों घास में औंधे मुंह लेट गए। हमारी सांसें तक रुक चुकी थीं। घोड़ों के टापों की आवाज बिल्कुल पास आती जा रही थी, जिससे जमीन तक हिल रही थी। मेरी हालत खराब होने लगी। जब हम इसी कश्मकश में फंसे थे तभी वो टापों की आवाज धीरे धीरे दूर निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। अब तो इन्हें खोल दो, वो सब चले गए। अगर वो वापस पलटकर हमला करने आ गए तो? अपना मुंह बंद रख साले। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे ठीक ऊपर एक जोरदार आवाज गूंजी। वहां कौन है? सीधे बाहर निकल आओ।
ये सुनते ही उस ऑफिसर का चेहरा हरा पीला पड़ गया। मेरे पास तो साले को गालियां देने का भी टाइम नहीं था। ये जंगली सच में नहीं गए हैं, इन्हें खोलो, क्या तुम हमारे साथ मरना चाहते हो? उस ऑफिसर ने अपने दांत भींचे और चाबी निकाली। उसने जैसे ही मेरी जंजीरें खोलीं, कई काली परछाइयों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। चांद की रोशनी में मैं उनकी वो ऊंची और कुबड़ जैसी चौड़ी पीठ देख पा रहा था। ये उत्तरी जंगली साले इतने तगड़े थे कि उन जंगली दैत्यों के सामने तो मैं बिल्कुल मुर्गी के पिद्दी बच्चे जैसा लग रहा था। मैंने अपना थूक घोटा। मुझे लगा कि आज तो गेम ओवर है। अंधेरे में उन जंगलियों की घुमावदार तलवारें, शमशीरें चमक रही थीं। पलक झपकते ही मुझे 3 बंदे दिखे। 3 ऊंचे पूरे दैत्य, जिनकी मसल्स ग्रेनाइट के पत्थर जैसी फटी पड़ रही थी। सेंट्रल मिलिट्री के सैनिकों को मसलने के लिए ये ताकत काफी थी। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैं अभी भागने का जुगाड़ सोच ही रहा था कि वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर, वो बुढ़ा साइको, अचानक अपनी तलवार तानकर बाहर कूद गया। अब किसका रास्ता देख रहा है? अगर मरना नहीं है तो टूट पड़ साले पर। मैंने मन ही मन उसे गाली दी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने भी हिम्मत जुटाई और आगे चार्ज कर दिया। तेरी तो ऐसी की तैसी। उस ऑफिसर की भारी तलवार सामने वाले की शमशीर से इतनी जोर से टकराई कि चिंगारियां निकल आईं। वो झटका खाकर पीछे जा गिरा, जबकि वो जंगली अपनी जगह से हिला तक नहीं। ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था भाई। जल्दी पॉइंट्स बढ़ाओ। पॉइंट्स बढ़ाना फेल हो गया क्योंकि होस्ट बहुत ज्यादा बदसूरत है। अरे ओ सिस्टम, अगर तेरा होस्ट ही निपट गया तो तेरे लिए सिस्टम बीवी ढूंढने कौन जाएगा? पॉइंट्स सक्सेसफुली बढ़ गए। दूसरी तरफ 2 जंगलियों ने अपनी तलवारें सीधे मेरी तरफ घुमाईं। मेरे शरीर में फिर से एक तगड़ी गर्माहट दौड़ी और रगों में ताकत का फ्लो होने लगा। मैंने अपने हाथों की जंजीरों को कसकर लपेटा, पीछे हटने के बजाय मैं आगे बढ़ा और सीधे उसकी तलवार पर अपना मुक्का दे मारा। लोहे के टकराने की तेज खनक हुई और चिंगारियां उड़ी। वो दोनों जंगली 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए, जबकि मैं अंगद के पैर की तरह अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा। ये देखकर वो ऑफिसर हक्का-बक्का रह गया, उसके हाथ-पैर ढीले पड़ गए। इन मैदानी इलाके सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के पास इतनी ताकत आई कहाँ से? जा यमराज से पूछ ले। वो जंगली भी खौफ में आ गए थे। मैंने फालतू की बातें नहीं की और सीधे आगे बढ़कर उन पर हमलों की झड़ी लगा दी। भले ही मेरे पास ताकत बहुत थी, पर हाथ में कोई ढंग का वेपन हथियार नहीं था, जिसकी वजह से मैं उन्हें जल्दी ढेर नहीं कर पा रहा था। वो ऑफिसर साइड से चिल्लाया, फटाफट इसका काम तमाम कर, बात को ज्यादा मत खींच। ये ले मेरी तलवार, पकड़ इसे। वो भारी तलवार शुश करती हुई मेरी तरफ आई। मैंने उसे हवा में ही लपका और एक ऐसा बैकहैंड शॉट मारा कि सामने वाले की घुमावदार तलवार एक झटके में 2 टुकड़ों में टूट गई। उस जंगली के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। 1 किल रजिस्टर हुआ और इनाम में मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स। चल बेटा। तभी दूसरा जंगली, जिसकी आंखें खून से लाल हो रखी थीं, पागलों की तरह आगे बढ़ा। मैं भी इस वक्त खून का प्यासा हो चुका था। मैंने बिल्कुल चौड़ में आकर उसका सामना किया और एक ही वार में उसे और उसकी तलवार दोनों को बीच से चीर दिया। ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह सन्न रह गया। ये कोई लड़ाई नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आराम से सब्जियां काट रहा हो। आखिर में जो एक जंगली बचा था, वो समझ गया कि अब पासा पलट चुका है। वो मुड़ा और दुम दबाकर भागा। उसने एक तेज सीटी बजाई और एक काला घोड़ा दौड़ता हुआ आया, जिस पर बैठकर वो हवा की स्पीड से रफू चक्कर हो गया। साला, अब बैकअप कुमक लेने जा रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि ये साला भाग कैसे गया, पर मैं घोड़े की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए मैं वहीं रुका और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भारी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारी। शूश! वो लंबी तलवार सीधे उसकी पीठ के पार हो गई। हर तरफ खून की छींटें उड़ गईं, पर साला गिरा नहीं। वो घोड़े की पीठ पर ही औंधे मुंह लेटा रहा और अंधेरे में गायब हो गया। ये देखकर वो ऑफिसर गुस्से से लाल हो गया। साला, बचकर निकल गया कमीना। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, किल काउंट 1। मैंने आराम से अपने हाथ झाड़े और राहत की सांस ली। चलो, वो मर गया। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लायक नहीं है। मैं पूरी रात चलता रहा और सुबह होते ही हमें शाही घुड़सवारों की एक पेट्रोलिंग टीम मिल गई। उन्होंने हमें टाइगर माइट कैंप का रास्ता दिखा दिया। वो घुड़सवार मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे वो किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। एक पहाड़ी पार करने के बाद मैं आखिरकार टाइगर माइट कैंप के सामने पहुंच गया, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही वहां खून की इतनी भयंकर बदबू थी कि मुझे उल्टी होने को हो गई। गेट के ऊपर के शहतीर बीम से उन जंगलियों के कटे हुए सिरों की लंबी लाइनें लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह सड़ चुके थे। कौवे उन पर बैठकर मांस के टुकड़े नोच रहे थे। मैंने अपना थूक घोंटा। इस माउंटेन टाइगर का कैंप डेकोरेशन तो बड़ा कड़क है। उस ऑफिसर ने तंज कसा। क्यों बेटा, अभी से फट गई क्या? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कमनी सी हंसी हंसा। डर किस बात का? ये जगह तो साली मेरे लिए ही बनी है। तभी 2 हट्टे कट्टे बंदों ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये सुनते ही कि मैं एक मौत की सजा पाया कैदी हूं, उनकी आंखें एकदम पैनी हो गईं। हा हा हा, लो भाई, मरने के लिए एक और चारा, मीट शील्ड आ गया।
इतना सुकड़ा सा है साला, तलवार का एक वार भी झेल पाएगा क्या? खैर, जो मिला उसी में खुश रहो, पिछला वाला पूरा लॉट तो साफ हो चुका है। चलो, अंदर चलो। हम जैसे ही कैंप के अंदर घुसे, चीख पुकार और कराहने की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। वहां कई उत्तरी जंगलियों को खूंटों से बांध रखा था और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। उनकी खाल उधड़ी हुई थी और खून बह रहा था। उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने मुझे एक सैनिक के हवाले किया और खुद वहां से निकल गया। चुपचाप यहीं पड़े रहो और कोई बवाल मत काटना। वो सैनिक मुझे एक धुंधली सी बत्ती वाली काल कोठरी में ले गया, मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सेल के अंदर एकदम घाप अंधेरा था। मैंने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं लड़खड़ा गया। जब मैंने नीचे झुककर देखा तो वहां एक लाश पड़ी थी जो पहले ही अकड़ चुकी थी। तभी मैं सोचूं कि वो लोग बाहर ऐसा क्यों बोल रहे थे, तो साला ये वो जगह है जहां पिछले वाले ढेर हुए थे। वो सैनिक गालियां बकता हुआ वापस आया। लाश को घसीटकर से बाहर ले जाने के बाद वहां फिर से वही घुप अंधेरा छा गया। दीवार से टेक लगाकर मैंने मन ही मन सोचा, ये जगह वाकई अपने नाम के मुताबिक ही है। साला यहाँ के सेलों में भी अपनी खुद की लाशें पड़ी रहती हैं। मैं इतना थका हुआ था कि सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई। अभी मैं आधी नींद में ही था कि अचानक मुझे सेल का दरवाजा खुलने की आवाज आई और देखा तो वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर दरवाजे पर खड़ा था। कोई पछतावा है? मैंने अपनी आंखें मली। मुझे समझ नहीं आया कि साला ये ऑफिसर मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसका मतलब क्या था? कोई पछतावा नहीं है। उसने हाँ में सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं बोला और मुड़कर जाने लगा। सुनो तो, तुमने मुझे रास्ते में ही क्यों नहीं निपटा दिया? भाई मैं तुझे क्यों मारूं? क्या कोई मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था? तू जानना चाहता है वो कौन है? मैं तो बिल्कुल सुनने को तैयार हूं, पर मरे हुए लोगों को सच जानने की कोई जरूरत नहीं होती। अरे यार, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं वैसे ही मरने वाला हूं और तुम मुझे सच जाने बिना ही मारना चाहते हो। और सुनो, मुझे उस मसालेदार बीफ से टेस्ट करने की कोशिश मत करना। मैं बीफ नहीं खाता। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी एक तलवार उधार है। अगली बार इससे भी कड़क वाली तलवार लाकर तुम्हारा ये उधार चुका दूंगा। वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर रुका नहीं। उसके होठों पर एक मजे लेने वाली मुस्कान थी। उसने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अब मैं सेल में एकदम अकेला था। मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला। भाई साहब, ये तो सच में लेवल अप करने वाली जन्नत है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर मैंने इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे। पूरे 1.7 पॉइंट्स। मैंने रात होने का इंतजार किया, तभी सेल का दरवाजा खुला और कुछ खून से लथपथ लोग अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अपनी अपनी जगह ढूंढकर बैठ गए। आखिर में एक सूती कपड़ों वाला दुबला पतला बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए अंदर आया। वो एकदम साफ सुथरा दिख रहा था। अरे, यहाँ कोई नया लौंडा आया है, बड़ी चिकनी और कड़क चमड़ी का लग रहा है। ऐसा क्या कांड करके आया है भाई? वो बूढ़ा हंसा और मेरे बगल में आकर बैठ गया। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो हुजूर, मेरा नाम सू चेंग है। यहाँ लोग असली नाम से नहीं बल्कि निकनेम उपनाम से जाने जाते हैं। तुम मुझे स्किनी हॉर्स गैंग, दुबला घोड़ा कह सकते हो। मैं थोड़ा मुस्कुराया। चलो ठीक है, तो फिर आप मुझे वांग वांग कह सकते हो या छोटा सू, लिटिल सू। मजेदार है। वैसे आप लोग कहाँ गए थे? पूरे खून से क्यों सने हुए हो? क्या घास के मैदानों में कोई लड़ाई बवाल करने गए थे? घास के मैदानों में लड़ाई? भाई, यहाँ उत्तरी बीहड़ के लोगों को हलाल करने को ही घास के मैदानों की लड़ाई कहते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लगता है दोनों में से कोई बात नहीं है। तभी एक सैनिक अंदर आया जिसके हाथ में बंस, पाव की एक बड़ी टोकरी और शराब का एक पीपा था। ओ दुबले घोड़े, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तू यहाँ बिल्कुल नया है। आज तुझे जो उठाना है उठा ले, पर आगे से ध्यान रखियो, यहाँ लाइन इस बेसिस पर लगेगी कि किसने कितने बंदे मारे हैं। जिसने कोई शिकार नहीं किया उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। भाई, मुझे ये रूल बड़ा कड़क लगा। यहाँ ताकत की ही पहली वैल्यू है। मैंने झट से 5 बड़े मीट बंस उठा लिए। मेरे बाद एक लोहे के टावर जैसा बड़ा और भारी सा दिखने वाला अजीब सा बंदा आया। उसने अकेले ही 10 बंस उठाए और एक ही सांस में आधा पीपा शराब गटक गया। फिर एक औरत आई जिसकी छाती काफी उभरी हुई थी और उसके चेहरे पर एक चटक लाल रंग का फूल बना हुआ था। उसने उन 2 बंस की तरफ बड़ी हिकारत नफरत से देखा, शराब के पीपे को ताका और साइड हो गई। उस दुबले घोड़े ने मजे लेते हुए टोका, ओ बटरफ्लाई सिस्टर, तितली दीदी, थोड़ा ज्यादा खा लो, नहीं तो बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तभी अंधेरे से एक कड़क सी आवाज आई और एक पीले चेहरे वाला, बेहद हैंडसम सा दिखने वाला जवान लड़का सामने आया, जिसने अपनी नाजुक उंगलियों से एक बन उठाया। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने मन ही मन सोच लिया कि इस जनाने लड़की जैसे टाइप के लड़के से तो भाई दूर ही रहना बेहतर है। आखिर में काले चोगे में लिपटा हुआ एक छोटे कद का आदमी टोकरी के पास रेंगता हुआ आया और भूखों की तरह खाने लगा। उस दुबले घोड़े ने मुझे समझाया, डर मत भाई, वो बड़ा सीधा बच्चा है, बस साले के खाने के तौर तरीके थोड़े घटिया है।
मैंने अपने मुंह का बन अंदर घोंटा। सच में भाई, ये जगह तो छुपा रुस्तम टैलेंट से भरी पड़ी है। वो दुबला घोड़ा अपनी शराब पीते हुए उस बड़े से अजीब बंदे का इंट्रोडक्शन देने लगा। ये जो है ये जियांगनान गैंग का मरा हुआ छोटा मालिक है। और वो जो फ्लावर बटरफ्लाई है, वो एक कोठे से भागकर आई है। जब वो लोगों को हलाल करती है तो उसके चेहरे का वो फूल ऐसा लगता है जैसे कोई तितली फड़फड़ा रही हो। और वो जो चिकना लौंडा है, वो किसी राजकुमार का खास चमचा हुआ करता था। उसने राजकुमार की बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया, इसलिए उसे यहाँ सड़ने के लिए भेज दिया गया। वो चिकना लौंडा तुरंत चीखा और ऐतराज जताने लगा, अरे उसने मुझे फंसाया था, तो फिर तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? साले की किडनियां खराब हैं। हा हा हा। इस जैसी खूंखार जगह पर आकर भी जिसकी किडनियां काम न कर रही हों, वो तो अपने आप में ही एक अजूबा है। हा हा हा। और वो जो छोटे कद का लड़का है, उसकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब रही। उसका उस्ताद एक घटिया तांत्रिक अघोरी था, जिसने उसे इस अजीबो-गरीब शक्ल के सांचे में ढाल दिया। फिर इसने अपने उसी उस्ताद को ठिकाने लगा दिया और अब इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, यहाँ रहकर तो बस दंग रह जाओ। रही बात मेरी, तो मैं तो बस एक सीधा-साधा बूढ़ा आदमी हूँ जो ज़हर का खेल जानता है। ये सुनते ही फ्लावर बटरफ्लाई ने तंज कसा। उस 5 पॉइजन्स ओल्ड घोस्ट, 5 ज़हरों का बूढ़ा भूत ने खुद को एक सीधा-साधा बूढ़ा कहा, जो अपने आप में ही एक बड़ा जोक था। उस चिकने लौंडे ने जल्ती पर तेल छिड़कते हुए कहा, भाई इस बुड्ढे से दूर ही रहना, नहीं तो ये कब तुझे जहर दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं तो एकदम हैरान रह गया। साला, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बगल में ही ऐसा खतरनाक उस्ताद बैठा हुआ है। उस दुबले घोड़े ने मजे लेते हुए हंसकर पूछा, अरे इन लोगों की बकवास पर कान मत धरो। वैसे ये जो नया लौंडा अंदर आया है, पक्का इसकी मर्दानगी को राजकुमारी किंगफेंग ने मूतते हुए देख लिया था, है ना? ये सुनते ही दुबले घोड़े के मुंह से शराब का कुल्ला बाहर आ गया। फ्लावर बटरफ्लाई भी उस अंधेरे में जोर से हंस पड़ी। दुबले घोड़े ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तो भाई, तेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। नुकसान तो साला मेरा हुआ है ना? वैसे तेरे पास क्या टैलेंट है? मुझे लोगों को ठिकाने लगाना बड़ा पसंद है। आगे से जितने भी हलाल करने वाले काम आएं, वो सीधे मुझे सौंप देना, ताकि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकूं। खैर, उस रात आगे कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह सैनिक फिर से बंस की एक बड़ी टोकरी लेकर आ गए। सब लोग कायदे से लाइन में लग गए और मैं खुद समझदारी दिखाते हुए सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। उस दुबले आदमी ने मुझे 5 बंस थमा दिए, जो उस छोटे बच्चे ने मेरे लिए बचाकर रखे थे। मैंने टोकरी में बैठे उस छोटे बच्चे की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। हाँ में सिर हिलाया और मजे से खाने लगा। तभी दरवाजा खुला और सबने फटाफट अपने अपने बंस मुंह में ठूसे और बाहर की तरफ लपके। एक बकरा दाढ़ी फ्रेंच बियर्ड वाला आदमी अंदर आया था। सबने अपने बंस निगले और उसके पीछे चल दिए। वो बकरा दाढ़ी वाला आदमी हमें एक ऐसे टेंट में ले गया जो हथियारों से खचाखच भरा पड़ा था। उसने दुबले आदमी की तरफ एक बही खाता डायरी फेंकी। पूरा हिसाब किताब रखियो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से उत्तर की तरफ कुछ ज्यादा ही चुल मची हुई है। जरा जाकर चेक करो कि वो साले क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इस काम की कीमत है 1 मेरिट पॉइंट, और अगर किसी को जिंदा पकड़कर लाए तो पूरे 2 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, ये चीज ले जाकर चू ताई को दे देना। अपनी बात खत्म करके वो बकरा दाढ़ी वाला वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं एकदम उलझन में पड़ गया। यहाँ शेफ कौन है? तुम लोग ये कौन सी अजीब कोड लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हो? वो दुबला आदमी हंसा और बोला, बेटा, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। चलो भाई सब लोग, निकलने की तैयारी करो। जैसे ही दुबले आदमी ने ये बोला, सब अपनी अपनी पोजीशन में आ गए। उस बड़े बेवकूफ बिग फूल ने अपने ही जितना बड़ा एक नुकीला गदा उठाया और उसे सीधे अपने कंधे पर रख लिया। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो नुकीला गदा कम से कम कई 100 पाउंड का रहा होगा। उस साले के अंदर सच में बहुत ज्यादा जुनूनी ताकत थी। वहीं दूसरी तरफ उस किडनी खराब चिकने लौंडे ने एक काले रंग की लोहे की रॉड उठाई। जब मैंने उसे उस लोहे की रॉड को ऐसे सहलाते हुए देखा, तो कसम से मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। उस बटरफ्लाई गर्ल ने एक लंबा कोड़ा उठाया जिसके नुकीले कांटे एकदम सीधे खड़े थे, जिसे देखकर मैंने सिर्फ अपना सिर पीट लिया। तभी मैं सोचूं कि ये कोठे पर क्यों थी। साला इसका हथियार ही एक फूल जैसा अजीब था। अब सिर्फ वो छोटे कद का लड़का बचा था। वो शेल्फ के पास गया, उसने एक बॉक्स उठाया और सीधे उस दुबले आदमी के पास चला गया। मैंने उस बॉक्स की तरफ उंगली उठाई और पूछा, क्या यही तुम्हारा हथियार है? इसके अंदर क्या है? हा हा हा, ये मेरा पर्सनल बॉक्स है। इसके अंदर कुछ मजेदार चीजें हैं, पर इसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। उस छोटे लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हवा में लहराया। उसके वो चमकते हुए लंबे नाखून मुझे साफ साफ बता रहे थे कि यही मेरा असली हथियार है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने लिए हथियार चुनने लगा। तभी मेरी नजर सीधे एक बड़ी तलवार पर पड़ी।
वो भारी तलवार हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी उस मोटी भौहों वाले ऑफिसर ने रास्ते में खो दी थी। मैंने उसे उठाया और बड़ी गौर से चेक किया, और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। साला, दो तलवारें इतनी हूबहू एक जैसी कैसे हो सकती हैं? पसंद आई क्या? ये कल ही शेल्फ पर रखी गई है। मैंने पूरी बात समझते हुए एक नज़र मारी और बोला, भाई हमारा मिलना तो पहले से ही सेट था। मैंने पूछा, ये तलवार आई कहाँ से? ये कल इसे मिली थी। उस दुबले आदमी ने छोटे कद वाले लड़के की तरफ इशारा किया। मैं सारा सीन समझ गया। ये पक्का वही तलवार थी जो वो मोटी भौहों वाला ऑफिसर दर्रे में एंट्री करते हुए खो बैठा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने टाइम बाद ये घूम फिरकर वापस मेरे पास ही आ जाएगी। साला, किस्मत का खेल भी बड़ा कमाल का है। मैंने उस भारी तलवार को अपने कंधे पर टिका लिया। बाकी लोगों ने भी अपने अपने वेपन चुन लिए थे और फिर सब लोग टेंट से बाहर आ गए। टेंट के बाहर मैदान में एक गंजा आदमी खड़ा था। उसके ठीक पीछे एकदम टिप टॉप और रौबदार टाइगर गार्ड्स की एक टुकड़ी तैनात थी। सबको बाहर आते देख उस गंजे ने अपने पीछे खड़े टाइगर गार्ड्स को इशारा किया और आगे बढ़ा। वो छलांग मारकर सीधे पूरी टोली के सबसे आगे चलने लगा। वो दुबला आदमी अपने कुछ बंदों को लेकर उसके पीछे हो लिया और टाइगर गार्ड्स उनके पीछे पीछे चलने लगे। मैं उस गंजे को टकटकी लगाए देख रहा था। मैंने दुबले घोड़े से पूछा, अरे भाई, मिलिट्री कैंप में ये साधु संत मॉन्क कहाँ से आ गए? मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक मुझे उस गंजे की तरफ से एक खूंखार और जानलेवा प्रेशर हवा अपनी तरफ आता महसूस हुआ। लेकिन तभी दुबले घोड़े के हल्के से हंसने पर वो जानलेवा प्रेशर पलक झपकते ही गायब हो गया। फालतू बकवास मत कर, उसने कहा। ये साला पैदाइशी ऐसा ही है। इसका भगवान भक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसके उस चमचमाते गंजे सिर पर ही जा रही थीं। जब तक सूरज की किरणें सुबह के कोहरे को चीरकर बाहर नहीं आईं, तब तक मुझे अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ीं। साला, उसके गंजे सिर से रिफ्लेक्शन चमक इतनी तगड़ी लग रही थी कि आंखें चौंधिया रही थीं। इसी बीच वो गंजा रुका, अपने घोड़े से उतरा और दुबले घोड़े के पास आया। कल हमें रेड थ्रोट लाल गला कबीले के उत्तरी जंगली मिले थे। पूरे 3 बंदे थे। हमें नहीं पता वो साले किस तरफ से आए थे। जब हम वहां पहुंचे तो वो पहले ही ढेर हो चुके थे। उनमें से 2 तो यहीं मरे पड़े थे। उनके सिर पूरी तरह कुचले हुए थे। दुबले घोड़े ने हाँ में सिर हिलाया और वो गंजा फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। पूरी टोली आधे दिन तक और चलती रही। इस बार वो गंजा एक छोटे से पानी के गड्ढे डबरे के पास आकर रुका। वो उस गड्ढे के पास नहीं गया। उसने अपने कोड़े से उधर इशारा करते हुए कहा कि 3 जासूसों ने पूरब की तरफ बढ़ने से पहले अपने घोड़ों को यही पानी पिलाया था। हमारे बंदों ने उनका पीछा खो दिया। एक दलदल को पार करते हुए उन्होंने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और हमारे आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। दुबले घोड़े ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम लोग यही रुको, हम जाकर चेक करके आते हैं। गंजे ने हाँ में सिर हिलाया और दुबला घोड़ा मेरे ग्रुप को लेकर मेन लाइन से अलग हट गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो गंजा अब दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उन लोगों से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम यहाँ से 9-2-11 भाग हो जाएंगे? मेरी इस बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत ही बेवकूफाना सवाल पूछ लिया हो। बस उस दुबले घोड़े ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तू भागना चाहता है, पर साले भागेगा कहाँ? तुझे ये साम्राज्य एम्पायर अपने पास रखेगा या वो उत्तरी बीहड़ के जंगली तुझे अपनाएंगे? ये सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। सच में भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता था। अगर मैं भागा तो यहाँ साम्राज्य में वांटेड भगोड़ा मुजरिम बन जाऊंगा, और उत्तरी बीहड़ में गया तो वहाँ विदेशी दुश्मन कहलाऊंगा। मैंने ऊपर धुंधले आसमान की तरफ देखा। मुझे बहुत ज्यादा खीज चिढ़ हो रही थी। साली, ये दुनिया इतनी बड़ी है, पर मेरे लिए कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। अगर तू भागना ही चाहता है तो अभी निकल सकता है। हम वापस जाकर बोल देंगे कि तू मर गया, लेकिन अगर तू उनके हत्थे चढ़ गया, अगर तुमने हमें दोबारा पकड़ लिया तो हम सब एक साथ मरेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे बहुत हल्का समझ रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ हलाल शिकार करने आया हूँ। जब तक मैं जी भरकर मार नहीं लेता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उस दुबले घोड़े ने तसल्ली से हाँ में सिर हिलाया और बोला, आगे 2 संतरी पहरेदार तैनात हैं। जाओ, उस किडनी खराब लौंडे के साथ जाओ और उन्हें दबोच कर लाओ। उस रूखे चेहरे वाले लड़के ने अपनी आंखें घुमाई, मानो उसने इस किडनी खराब लौंडा वाले निकनेम को एक्सेप्ट कर लिया हो। मैंने उलझन में चारों तरफ देखा और बोला, कहाँ है संतरी? मुझे तो साला कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी कोई नहीं दिखा। मैंने तो बस इसकी बात सुनकर बोल दिया। दुबले घोड़े ने अपने बगल में खड़े उस छोटे कद के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उससे बड़े कौतूहल उत्सुकता से पूछा, ये कब बोला? मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आई। जब तू अभी हंस रहा था। उसने आगे की तरफ इशारा किया और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। ये देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि साला मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसे भी काम होता है क्या?
बेटा, जंग के मैदान में नजरें चारों तरफ रखनी पड़ती हैं। तुझे न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखनी है, बल्कि अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाना भी सीखना होगा। ये सब तू बाद में सीख जाइयो, फिलहाल जा और अपना काम खत्म कर। मैं उस किडनी खराब लौंडे के पीछे पीछे हो लिया और हम चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ने लगे। सच में, थोड़ी ही देर बाद हमें आगे दो घोड़े घास चरते हुए दिखाई दिए। उन जंगली कबीले वालों के घोड़ों पर न तो कोई काठी सैडल थी और न ही कोई लगाम, जिससे वो पहली नज़र में बिल्कुल आवारा जंगली घोड़े लग रहे थे। लेकिन उनके मालिक आमतौर पर आसपास ही छिपे होते हैं। उस किडनी खराब लौंडे को लगा कि कहीं मैं उन्हें देख ना पाऊं, इसलिए उसने घोड़े के बगल में एक छोटे से गड्ढे की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो जंगली साले इसी गड्ढे में छिपे बैठे हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मैं और वो किडनी खराब लौंडा दोनों तरफ से उस गड्ढे को घेरने के लिए बढ़े। मैं जैसे ही उन जंगलियों के करीब पहुंचा, मैंने चुपके से अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ा लिए। सक्सेस। अब बचे हुए एट्रीब्यूट पॉइंट्स 1.6 थे। अगले ही सेकंड मेरे शरीर में एक जबरदस्त ताकत का फ्लो हुआ, एक ऐसी कड़क रीफिलिंग जो साला कोई खाना भी नहीं दे सकता था। मैंने अपने होंठों पर जबान फेरी, अपनी भारी तलवार को मजबूती से पकड़ा और सीधे आगे की तरफ चार्ज कर दिया। वो किडनी खराब लौंडा जो अभी भी बड़े आराम से दबे पांव गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था, एकदम चौंक गया। साला सीन तो छिपकर वार करने का था ना, ये अचानक क्या हुआ? ये लौंडा तो सीधे छाती तानकर अंदर घुस गया। अब जब प्लान ही बदल चुका था, तो उस किडनी खराब लौंडे ने मौके पर ही अपने साथी मुझे को अकेला छोड़ना ठीक समझा और पीछे हट गया। दूर से जो कुछ लोग मुझे और उस किडनी खराब लौंडे को ताक रहे थे, वो एकदम शांत खड़े रहे। वो दुबला आदमी अभी भी कमीनी हंसी हंस रहा था। उन बड़े और छोटे लड़कों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि आगे क्या बवाल चल रहा है। बस वो फ्लावर बटरफ्लाई मन ही मन कुछ बुदबुदाई। वो दिखने में तो नॉर्मल लग रही थी, पर साला उसकी खोपड़ी एकदम गर्म थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी। दुबला आदमी हंसा और बोला, अभी से नतीजे पर मत पहुंचो, थोड़ा रुको और तमाशा देखो। जंग के मैदान का पासा पलक झपकते ही पलट जाता है भाई। वो किडनी खराब लौंडा दुम दबाकर पीछे भागने में बिजी था और मैं आगे बढ़कर तबाही मचाने में बिजी था। जैसे ही वो किडनी खराब लौंडा अपनी लोहे की रॉड पकड़े वापस भागा, तभी दूर से एक जोरदार चीख गूंज उठी। वो किडनी खराब लौंडा मन ही मन मेरे मरने का शोक मनाने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी उत्तर वाले को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। इन उत्तर वालों से निपटना इतना आसान नहीं होता भाई। तुम साला सीधे छाती ठोककर ऐसे कैसे घुस सकते हो? पर वो किडनी खराब लौंडा जैसे ही उस बटरफ्लाई गर्ल के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो सामने का नजारा देखकर एकदम हक्की बक्की खड़ी है। अरे उधर क्या देख रही है? वो लौंडा पक्का कुत्ते की मौत मारा गया होगा। बेचारे को आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन बटरफ्लाई ने उस किडनी खराब लौंडे को बीच में ही टोक दिया। जरा आंखें खोलकर उस लौंडे को देख, साला क्या खूंखार तरीके से धो रहा है। उस किडनी खराब लौंडे ने उलझन में अपना सिर घुमाया और देखते ही उसका मुंह साला साक्षात हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि मैं उस छोटे से गड्ढे के बगल में पूरा खून से लथपथ खड़ा हूं और मेरे ठीक सामने उस जंगली कबीले के एक बंदे की लाश पड़ी थी, जिसे मैंने बीच से बिल्कुल दो टुकड़ों में चीर दिया था। उस जंगली के चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा साफ दिख रहा था, पर उसका शरीर धीरे धीरे नीचे ढह गया। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा, तभी अचानक मेरे पीछे से एक परछाई तेजी से झपटी। वो परछाई जंगली कबीले का दूसरा बंदा था। साला ये जंगली मुझ पर हमला करने के बजाय सीधे अपने घोड़े की तरफ भागा। उसका इरादा साफ था कि वो यहाँ से दुम दबाकर भागना चाहता था। पर भाई, मैं उसे इतनी आसानी से अपना गेम थोड़े ही चलाने देता। मैंने अपने पैरों से जमीन को पुश किया और पूरी ताकत से उसकी तरफ लपका। अपनी भारी तलवार उठाई और सीधे उस जंगली पर दे मारी। वो जंगली साला अभी अपने घोड़े तक पहुंच भी नहीं पाया था कि मेरी तलवार उसके सिर पर पहुंच गई। तलवार की स्पीड और उस साले की भागने की रफ्तार का फायदा उठाते हुए मैंने अपने अंदर के पूरे खूंखारपन के साथ उस जंगली पर वार कर दिया। एक हल्की सी थुड़ की आवाज आई और वो जंगली अपने घोड़े समेत बिल्कुल बीच से दो टुकड़ों में कट गया। तभी दिमाग में सिस्टम के नोटिफिकेशन खनकने लगे। किल काउंट 1, इनाम में मिले 0.5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं वहां पूरा खून से लथपथ किसी दानव की तरह खड़ा था और मेरे चेहरे पर एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन, संतोष चमक रहा था। वो कमजोर और बुझा बुझा सा दिखने वाला चिकना लौंडा युवा मास्टर तो साला इतनी जोर से हक्का बक्का रह गया कि उसके खुले मुंह में लोहे की 3 रॉड एक साथ घुस जाएं। उसने सूखी थूक घोंटी और उसके मुंह से बस 2 शब्द निकले, कड़क मर्द। दुबला घोड़ा हंसा और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचा करो। फ्लावर बटरफ्लाई ने बड़े उलझे हुए एक्सप्रेशंस के साथ कहा, भाई तुमने सच में उसे बहुत हल्का आंक लिया था। इसकी ताकत तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई बिग ब्रदर जैसी है। दुबले घोड़े ने मना करते हुए सिर हिलाया और बोला, अरे फर्क है भाई, बड़े भाई का वो नुकीला गदा ही कई 100 पाउंड का है। वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर लोगों को नहीं काटता,
उस सीधे साधे बड़े भाई ने बहुत दिनों बाद अपनी राय दी। हाँ भाई, बात तो अलग है ही। अगर मैं होता तो इन सालों को कूट कूट कर इनका कीमा बना देता। जैसे ही उस सीधे दिमाग वाले बड़े भाई ने कीमे का नाम लिया, उस छोटे कद के लड़के ने अपनी काली लाल जीभ बाहर निकाल कर अपने होंठों पर फेरी, मानो साले के मुंह में पानी आ गया हो। खैर, उसने जैसे जैसे अपना मुंह बंद किया, मैं पूरा खून में नहाया हुआ वापस आया, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बड़े आराम से एक कपड़े से अपने हाथों में लगी सोयाबीन, चर्बी, खून के कतरे साफ करने लगा। उस दुबले डाकिये कुरियर ने मुस्कुराते हुए मेरा वेलकम किया। बहुत बढ़िया किया भाई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यार जल्दी जल्दी में मैं किसी को जिंदा छोड़ना ही भूल गया। कोई बात नहीं भाई, वो तो बस 2 संतरी लुकआउट ही तो थे। ये देखकर कि वो दुबला डाकिया मुझसे नाराज नहीं है, मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि बाकी लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से ताक रहे हैं। फ्लावर बटरफ्लाई तो फिर भी ठीक थी, उसके चेहरे के हाव भाव एकदम नॉर्मल थे, पर साला ये किडनी खराब लौंडा मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों घूर रहा था। मुझे उससे एक अलग ही डेंजर वाली वाइब आ रही थी। साला ऐसा फील तो मुझे उन 2 उतरी जंगलियों के सामने भी नहीं हुआ था। मैंने उस किडनी खराब लौंडे की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो तुरंत हंसने लगा। हा हा हा, बड़े खूंखार निकले भाई, दोनों को अकेले ही पेल दिया। मुझे इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा कि उस किडनी खराब लौंडे ने मुझे पहले अकेला छोड़ दिया था, बल्कि मेरे लिए तो अकेला जाना ही ज्यादा बढ़िया रहा। कम से कम साले ने मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो नहीं चुराया। मैं थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अगली बार से ऐसा कोई भी सीन हो तो मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे भाई, मैं हमेशा तुझे अकेला काम करने थोड़े ही दूंगा। अरे कोई बात नहीं यार, मुझे लोगों को ठिकाने लगाना बड़ा पसंद है। हम दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दुबले घोड़े ने बीच में टोक दिया, चलो भाई, बहुत हुई बकवास। उनका वो रेड हेड गायब है, सालों को जल्द ही इस बात का पता चल जाएगा। हमें फटाफट उनकी मेन टुकड़ी मुख्य सेना को ढूंढना होगा। सबने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। इस बार वो लोग आंखें बंद करके नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब जंगली कबीले के पहरेदार दिखने शुरू हो गए थे तो इसका मतलब था कि उनकी मेन टुकड़ी भी ज्यादा दूर नहीं होगी। पुराने तजुर्बे के हिसाब से उन जंगलियों के जासूस अमूमन अपनी मेन टुकड़ी के आसपास 2-4 मील के दायरे में ही फैले होते हैं, इसलिए बहुत जल्द ही उनका सामना होने वाला था। सच में करीब 15 मिनट बाद ही उस छोटे बच्चे ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और आगे दाईं तरफ देखकर गुर्राने लगा। इस बार मुझे दुबले घोड़े के समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद समझ गया कि आगे उत्तर वाले जंगली आ चुके हैं। उनकी मेन टुकड़ी सामने थी। चलो भाई लोग, तैयार हो जाओ। दुबले घोड़े के हुक्म देते ही सब अपने अपने हथियार चेक करने लगे। उस बड़े भाई ने अपने नुकीले गदे को पकड़ा और उसे सहलाने लगा। दुबले घोड़े ने उस छोटे लड़के की पीठ पर बंधा बॉक्स खोला, उसमें से एक छोटी सी लाल रंग की बोतल निकाली और उसके अंदर का पाउडर फ्लावर बटरफ्लाई के कोड़े पर छिड़क दिया। उस छोटे लड़के के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बस अपने नाखून चाट रहा था। इस पूरे ग्रुप में शायद मैं ही सबसे नॉर्मल बंदा था। मैंने पहले ही अपनी भारी तलवार साफ कर ली थी। जब सब पूरी तरह रेडी हो गए तो दुबला घोड़ा सबको लेकर आगे दाईं तरफ बढ़ा। मैं थोड़ा एक्साइटेड था। मुझे बाहर निकले अभी सिर्फ आधा दिन ही हुआ था और मैंने बैठे बिठाए एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिया था। इसके लिए तो भाई मुझे उन जंगली कबीले वालों का थैंक यू बोलना चाहिए, और बहुत जल्द मैं उन जंगलियों से दोबारा मिलने वाला था। लेकिन जब मैंने उन जंगलियों की मेन टुकड़ी को देखा तो मुझे दूर से कुछ दहाड़ने की आवाजें सुनाई दीं। हम जैसे ही एक छोटी सी पहाड़ी के पार पहुंचे, हमने देखा कि कुछ दूरी पर लोगों के बीच भयंकर कटकाट लड़ाई चल रही थी। मैंने आंखें गड़ाकर देखा तो पता चला कि वो शाही सेना, एम्पायर आर्मी और उन जंगलियों के बीच का बवाल था। शाही सेना में सैनिकों और आम लोगों का एक मिक्स ग्रुप था। मैंने उन आम लोगों के कुछ कपड़े पहचान लिए। साले वो सब मौत की सजा पाए कैदी थे। शाही सेना के लोग उन कैदियों को आगे बढ़कर चार्ज करने का ऑर्डर दे रहे थे। भले ही उन बेचारों के पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई आर्मर कवच, पर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। अगर किसी ने पीछे मुड़ने की हिमाकत की तो तुरंत तलवारें खिंच जाती और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। पीछे भागने का सीधा मतलब था पक्की मौत, जबकि आगे बढ़ने में फिर भी बचने की एक छोटी सी उम्मीद थी। उन बदकिस्मत कैदियों के पास दूर खड़े उन जंगलियों की तरफ चार्ज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और उन जंगली कबीले वालों ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। अपनी घुमावदार तलवारें चमकाते हुए और घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने सिर्फ एक ही राउंड में ज्यादातर कैदियों की बलि चढ़ा दी। जो बचे कुचे कैदी थे वो वही ढेर हो गए। कुछ तो पागलों की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उन बिना सिर वाली लाशों को देखने लगे जिनसे खून के फव्वारे छूट रहे थे। अगले ही पल उनका अपना सिर घुमा और वो खुद दूसरों की नजरों में बिना सिर वाली लाश बन चुके थे। कुछ लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे, कुछ वापस शाही सेना की तरफ भागे, पर वहां उन्हें सिर्फ मौत का ठंडा रास्ता मिला।
बाकी लोग उस नरक से जान बचाकर घास के मैदानों की तरफ भागे, पर उन जंगलियों ने पलक झपकते ही उन्हें दबोच लिया और उनका काम तमाम कर दिया। वो कैदी उन खूंखार जंगलियों के सामने टिक ही नहीं पाए और बहुत जल्दी उनका पूरा का पूरा लॉट साफ हो गया। मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहा था। अगर मैं कोई आम इंसान होता तो अब तक मैं भी उसी घास के मैदान में मरा पड़ा होता। तभी नीचे खड़ी शाही सेना आखिरकार हरकत में आई। जब वो सारे कैदी मौत के घाट उतर गए, तब जाकर उन सैनिकों के पैर हिले। लेकिन भाई, वो उन जंगलियों पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय वो अपने घोड़ों पर बैठे और दूर दुम दबाकर भाग निकले। मैं तो साला दंग रह गया। ये लोग ऐसे ही भाग गए? क्या इन्हें आगे बढ़कर लड़ना नहीं चाहिए था? अरे भाई, वो महीने के सिर्फ कुछ टके कमाते हैं, वो भला अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? उनकी सारी ढालें, कैदी तो मर चुकी थी, तो जाहिर सी बात है, उनके पीछे हटने का टाइम हो चुका था। और अब हमारी बारी थी। याद रखना, उनके छोटे लीडर नेता को जिंदा छोड़ना है। तभी मेरे कानों में एक जंगली दहाड़ गूंजी। उस बड़े भाई ने अपना हाथ घुमाया और उस छोटे लड़के को हवा में उछाल दिया। उस छोटे लड़के ने हवा में ही एक अजीब सी चीख मारी, जमीन पर बड़े आराम से लैंड हुआ और फिर चारों हाथ पैर के बल उस मैदान की तरफ लपका। उसके पीछे वो बड़ा भाई भी उतना ही खूंखार लग रहा था, जो हर कदम पर कई कई मीटर की छलांग लगा रहा था। वो अपने उस नुकीले गधे को ऐसे घुमा रहा था जैसे किसी कमजोर इंसान के हाथ में लोहे की कोई हल्की फुल्की रॉड हो। मैं अभी उनकी इन अजीबोगरीब हरकतों को देखकर हैरान ही हो रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक तीखी आवाज गूंजी। उस अजीब हंसी से चौंक कर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बटरफ्लाई के चेहरे पर बना वो छोटा सा फूल चुपके से खिल रहा था और देखते ही देखते वो एक खून जैसे लाल रंग की तितली में बदल गया। फिर वो बटरफ्लाई सच में किसी तितली की तरह उड़ती हुई उन दोनों के पीछे लपकी। उसी वक्त वो किडनी खराब लौंडा मेरे पास आया और शेख ही बघारने लगा कि उसकी लाइटनेस स्किल, हवा में चलने की कला काफी कड़क है। पर मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक कड़क शूश की आवाज के साथ मैं सीधे नीचे की तरफ कूद गया। वो किडनी खराब लौंडा एकदम भौचक्का रह गया और फिर वो भी तेजी से मेरे पीछे हो लिया। पर वो दुबला घोड़ा अभी भी पहाड़ी की चोटी पर आराम से अडिग खड़ा था और बस कमीनी हंसी हंसते हुए हम सबको जाते हुए देख रहा था। नीचे खड़े वो उत्तर वाले जंगली अचानक उठी इन अजीबोगरीब चीख पुकार से चौंक तो गए, पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ी से सिर्फ कुछ ही लोग नीचे आते दिखाई दिए। वो साले आपस में हंसने लगे। बस यही चूं चूं का मुरब्बा। साले इतने कम बंदे हैं कि हमारे कबीले के दांतों में भी ना फंसें। उन्होंने हमसे निपटने के लिए सिर्फ अपने कुछ दर्जन बंदे भेजे। बाकी के साले अभी अभी लूटे गए माल को समेटने में बिजी हो गए। पर अगले ही पल उन जंगली सालों की हंसी गायब हो गई। उनकी वो छोटी टुकड़ी पलक झपकते ही तितर-बितर हो गई। वो छोटा लड़का, लिटिल पिजिन, किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह एक जंगली पर झपटा। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सीधे उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। तुरंत वहां से खून का भयंकर फव्वारा छूट पड़ा। वो छोटा लड़का पूरा खून से नहा चुका था, पर साले को इस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय वो उछलकर दूसरे जंगली की तरफ लपका। वो जंगली तड़प रहा था और उसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी। तभी एक बड़े से नुकीले गधे ने आकर उसका काम ही तमाम कर दिया। मैं पहाड़ी के बीच से ये सारा नज़ारा देख रहा था। उस सीधे दिमाग वाले बड़े भाई ने जंगली कबीले के एक बंदे को ढेर किया और खुशी से चिल्ला उठा। पर इससे पहले कि मैं नीचे पहुंच पाता, दूसरी तरफ खड़ी फ्लावर बटरफ्लाई भी फॉर्म में आ चुकी थी। एक असली तितली की तरह लहराते हुए वो जंगली कबीले के दो बंदों पर टूट पड़ी। उन जंगलियों के चेहरे पर खूंखार एक्सप्रेशंस थे, पर फ्लावर बटरफ्लाई मजे से हंस रही थी। उसने अपनी नंगी छाती वाले जंगलियों पर जोर से कोड़ा बरसाया, पर उससे सिर्फ एक खून का निशान ही पड़ा। ये चोट साली उन्हें ढेर करने के लिए काफी नहीं थी। दर्द के मारे बौखलाए उन जंगलियों ने अपना मुंह फाड़ा और फ्लावर बटरफ्लाई को दबोचने के लिए आगे बढ़े। पर अगले ही सेकंड उन्हें अपने हाथ एकदम सुन्न महसूस हुए और उन्होंने देखा कि उस कोड़े के निशान से खून जैसे लाल रंग के धब्बे फैलने लगे थे, जो इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्होंने देखते ही देखते उन जंगलियों की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। और अगले ही पल वो सारे धब्बे एक जोरदार धमाके के साथ फट गए, जिससे वो जंगली साले किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह पिचक गए। मरने से पहले उस जंगली के चेहरे पर जो खौफनाक एक्सप्रेशन था, उसे देखकर बाकी के साले जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग निकले। फ्लावर बटरफ्लाई के कोड़े का चेन रिएक्शन असर पलक झपकते ही शुरू हो गया था। जो कोई भी फ्लावर बटरफ्लाई के आसपास था, वो तड़पते हुए जमीन पर गिर रहा था, पर मौत को अपने पास आने से रोक नहीं पा रहा था। उसी वक्त मैं आखिरकार नीचे पहुंच ही गया। मैंने अपनी भारी तलवार पकड़ी और सबसे पास वाले जंगली पर पूरी ताकत से वार किया, पर साला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मेरी तलवार उसे छू भी पाती, वो जंगली पहले ही ढेर हो चुका था। मुझे दिमाग में कोई सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई नहीं दिया। गुस्से के मारे पागल होकर मैं जोर से चिल्लाया और बाकी जंगलियों की तरफ लपका। जब तक मैं पहाड़ से नीचे उतरा,
तब तक उस बड़े भाई और छोटे लड़के ने मिलकर कई बंदों को ठिकाने लगा दिया था। एक साला घायल कर रहा था और दूसरा गेम ओवर कर रहा था। दोनों की स्पीड वाकई देखने लायक थी। अब जाकर मुझे समझ आया कि वो बड़ा भाई बंस की लाइन में सबसे आगे क्यों रहता था और वो छोटा लड़का सबसे पीछे क्यों था। साला सारे किल्स शिकार तो यही बटोर रहा था। मुझे उनसे भयंकर जलन हो रही थी, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस बड़े भाई और छोटे लड़के की ट्यूनिंग इतनी परफेक्ट थी कि मैं उनके बीच में टांग भी नहीं अड़ा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बटरफ्लाई का कोड़ा भी हवा की स्पीड से चल रहा था। जिस किसी को भी वो कोड़ा छू जाता, वो उस जहरीले केमिकल की वजह से तुरंत काली मांड काले खून का ढेर बन जाता। जब तक मैं अपनी तलवार घुमाता, बंदा पहले ही निपट चुका होता। मैं इतनी देर से फालतू में हाथ पैर मार रहा था और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा था। इसलिए मैंने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम सब के सब। तभी अचानक मेरी नज़र दूर खड़े जंगली कबीले के एक बंदे पर पड़ी। वो जंगली साला उस बड़े भाई और बटरफ्लाई से काफ़ी दूरी पर खड़ा था, इसलिए अभी तक उन दोनों की जद में नहीं आया था। मैंने तुरंत अपनी वो कमीनी हंसी हंसी हा 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 और उस जंगली पर ऐसे झपटा जैसे भेड़िया भेड़ पर झपटता है। पूरे जोश में आकर मैंने अपनी भारी तलवार उठाई और सीधे उस जंगली के सिर का निशाना लेकर घुमा दी। पर पता नहीं क्या सीन हुआ, तभी अचानक कहीं से एक लोहे की रॉड उड़ती हुई आई और सीधे उस जंगली के सिर पर जा लगी। मैं एकदम सन्न रह गया और जिस तरफ से वो रॉड आई थी, मैंने उस विलन को ढूंढने के लिए उधर देखा, तो मैंने देखा कि वो किडनी खराब लौंडा मुझे देखकर दांत निपोर रहा था। कैसा लगा भाई? मैंने कहा था ना कि अगली बार तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस पर थूका, फिर साले को गालियां बकता हुआ मैं दूसरे जंगली की तरफ लपका, जिससे वो किडनी खराब लौंडा अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गया। साला सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसकी हेल्प की, पर ये थैंक यू बोलने के बजाय गालियां क्यों दे रहा है। भाई, मेरे पास अभी उससे बकवास करने का टाइम नहीं था। मेरी खोपड़ी खराब हो रही थी। इस जंग के मैदान में साला इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अनुभव अंक बिखरे पड़े थे, पर मुझे एक भी हाथ नहीं लग रहा था। मैं खुद को गालियां देने से रोक नहीं पाया। मैंने इन लोगों को मन ही मन कोसा, साले ये इंसान नहीं हैं, मेरे लिए एक भी पीस नहीं छोड़ रहे। ये देखकर कि आसपास के सारे जंगली साफ होने वाले हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपना रुख उन जंगलियों की मेन टुकड़ी की तरफ किया, फिर एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधे आगे चार्ज कर दिया। वो जंगली साले पहले ही अपना सारा लूटा हुआ माल समेट चुके थे और वहां से खिसकने की तैयारी में थे। इस बार उनका मेन टारगेट साम्राज्य के राशन और रसद सप्लाई पर डाका डालना था। चूंकि ये जंगली लड़ाई के वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर नहीं चलते, इसलिए वो पूरी तरह लूटपाट के भरोसे ही रहते हैं। और उत्तरी सरहद पर उन सालों के पास लूटने के लिए सिर्फ हमारा साम्राज्य ही था। इसलिए वो हर 2-4 दिन में ऐसे ही धावा बोलते थे, जिससे उन्हें राशन भी मिल जाता था और साम्राज्य को परेशान करने का उनका काम भी हो जाता था। साला बड़ा कड़क जुगाड़ सेट कर रखा था उन्होंने। इस दो तरफा हमले की टीम का लीडर बोल्ट नाम का एक छोटे ग्रुप का जंगली था, जो अपने साथ कुछ दर्जन बंदे लेकर आया था और बड़े आराम से राशन से भरी कई गाड़ियां अपने कब्जे में ले चुका था। अब उसे सिर्फ इस राशन को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाना था और उसका मिशन पूरा हो जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने शाही सेना के रखवालों को खदेड़ा, तभी पहाड़ों से कुछ बंदों ने उन पर हमला बोल दिया। शुरुआत में तो बोल्ट ने उन्हें बिल्कुल हल्के में लिया और सिर्फ 1 दर्जन बंदों को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया, ताकि बाकी की मेन टुकड़ी आराम से राशन की गाड़ियां आगे निकाल सके। लेकिन जब उसने राशन का पूरा जुगाड़ सेट कर लिया, तो उसने देखा कि उसके लगभग सारे बंदे मारे जा चुके हैं और साम्राज्य का एक सैनिक तो सीधे उनकी मेन टुकड़ी की तरफ ही छाती तानकर भागा चला आ रहा है। ये देखकर बोल्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। वो शानदार जंगली बोल्ट अपने घोड़े को एड़ लगाकर पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी घुमावदार तलवार हवा में लहराई। उसका इरादा मुझे एक ही शॉट में ढेर करने का था। मैं पहले ही एक एक एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए तरस रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा कि जंगलियों की फौज से एक बंदा सीधे मेरी तरफ आ रहा है। भाई, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये तो साक्षात एक्सपीरियंस पॉइंट खुद चलकर मेरे पास आ रहा था। मैं इसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दे सकता था। ये सोचते ही मैंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और बोल्ट का घोड़ा मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने अपनी भारी तलवार उठाई और बोल्ट ने अपनी घुमावदार तलवार। मैं पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि बोल्ट के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। एक जोरदार खनक की आवाज के साथ दोनों तलवारें आपस में टकराईं। मैं तो पूरी तरह तैयार था कि उसकी वो घुमावदार तलवार टूटकर बिखर जाएगी, पर साला हकीकत ने मुझे निराश कर दिया। इस टक्कर के बाद भी उसकी तलवार को खरोंच तक नहीं आई थी। वो बोल्ट कोई आम वेपन नहीं चला रहा था, बल्कि उसके हाथ में उसके कबीले के सरदार द्वारा दी गई एक बेशकीमती तलवार थी, जिसने पहले भी कई शाही योद्धाओं की तलवारों के टुकड़े टुकड़े किए थे। पर इस बार साला कुछ अलग ही सीन हो गया था। दोनों के दिमाग में एक ही बात आई, सामने वाला बंदा हद से ज्यादा स्ट्रांग है, बॉडी से बहुत कड़क है और हाथ में बड़ी खूंखार तलवार लिए खड़ा है। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। दोनों ने मन ही मन सोचा।
पहले तो मेरे पूरे दम से किए गए एक वार से आम इंसान का हाथ ही उखड़ जाता था, पर घोड़े पर बैठा ये जंगली तो साला एकदम टस से मस नहीं हुआ। बोल्ट को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, खासकर अपने घोड़े की उस तेज रफ्तार के साथ। इस वार से तो उस शाही सैनिक को गंभीर चोट लगनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका ये सामने वाला विरोधी अभी भी पैर जमाए खड़ा था, साले ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था। दोनों की आंखों में एक पल के लिए शक की लहर दौड़ गई। क्यों भाई, अगर तलवार नहीं टूट सकती तो सीधे बंदे को काटो, क्योंकि कोई भी इंसान तलवार जितना सख्त तो नहीं हो सकता ना। मेरी तलवार का वार अभी कम नहीं हुआ है। मैंने अपनी तलवार का रुख सीधे बोल्ट की गर्दन की तरफ कर दिया। बोल्ट ने उस स्पीड का फायदा उठाकर मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मेरी तलवार की वो ठंडी धार अपनी तरफ आते देखी, वो अचानक रुक गया और पीछे की तरफ झुक गया। भले ही मैं उसे घायल नहीं कर पाया था, पर रॉब मोमेंटम के मामले में पलड़ा अब मेरा भारी हो चुका था। जो मुकाबला पहले बराबरी का लग रहा था, वो अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पर यह बदलाव बहुत छोटा सा था। जब बोल्ट ने अपने घोड़े को संभाला और दोबारा मेरे सामने आया, तो उसका वो पुराना रौब वापस लौट आया। मैंने अपने होंठों पर जबान फेरी।